गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता व्याजी महाविद्यालय व्याजी से इकोनॉमिक्स की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रणाली क्या है। आर्थिक प्रणाली, ओके स्टूडेंट्स। इंग्लिश में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि हर व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, है ना। उसे जीवन जीने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती है जिनको पूरा करना होता है। तो वो इनको किस तरह से पूरा करता है, यानी हमारी हर आवश्यकता मतलब विनिमय के माध्यम से, हम विनिमय किसका, यानी मुद्रा में विनिमय करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। मैं जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी कि उसे मैं मुद्रा देकर अपनी आवश्यक चीज़ को ले लूँगी, है ना। और तो वो मेरी आवश्यकता की पूर्ति करेगी, क्योंकि उस वस्तु में क्या है, मुझे संतुष्ट करने का, यानी जो मुझे ज़रूरत है, जो मेरी नीड है, उसको संतुष्ट करने का गुण है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको यूटिलिटी का चैप्टर, उपयोगिता का चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, कि वस्तु का वह गुण है जिसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का संतुष्टि, यानी उसमें गुण पाया जाता है। किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण पाया जाता है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति की जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए हर व्यक्ति उसे क्या चाहिए, धन, अर्थ, पैसा, है ना। इनको वो कैसे पूरा करता है, आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से। यानी अगर हम आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, सपोज करो कि एक डॉक्टर है ना, तो वो क्या कर रहा है कि आर्थिक क्रिया, पेशेंट का इलाज करके क्या कर रहा है, वो आर्थिक क्रिया कर रहा है। जिससे कि आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है कि जिस क्रिया का उद्देश्य पैसा हो, धन हो, है ना। हम कोई काम पैसे के उद्देश्य से कर रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया है, और अगर हम पैसे के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं तो वो अनार्थिक क्रिया है। जैसे एक डॉक्टर का पेशेंट मतलब इलाज करना, है ना, मरीज का इलाज करना क्या है, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वो यह काम किसके लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। एक टीचर है, वो ये काम किसके लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। अगर वो अपने ही बच्चों को पढ़ाता है तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। तो जो क्रिया पैसे के उद्देश्य से की जाती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है आर्थिक प्रणाली। तो इसको हम थोड़ा सा बेस बनाकर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स कि आर्थिक क्रिया क्या है, मतलब आर्थिक प्रणाली क्या है। तो हर व्यक्ति क्या करता है कि आर्थिक क्रिया करता है। तो आर्थिक क्रिया करने के लिए जो संस्थाएं उसकी हेल्प करती हैं, जो संस्थाएं उसकी सहायता करती हैं, है ना, जैसे अब मान लीजिए कि कोई कंपनी में जॉब कर रहा है ना, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो बहुत सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, यानी जो हमारा सामाजिक परिवेश है, उसी में हम रहकर क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और हम अपनी आय, ठीक है, अपनी आय के माध्यम से जो हमारी आय होती है, उसी से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो जो संस्थाएं, है ना, नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए ये इन सारी आर्थिक क्रियाओं का जो संपादन करती हैं, उसी को हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। यानी समाज में जो संस्थाएं नियमों और सिद्धांतों का, नियमों का, प्रतिमानों का क्या करते हुए, उनका पालन करते हुए कार्यों का संपादन, कार्य कौन से, हमारा उपभोग, है ना, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन सभी क्रियाओं को एक समन्वय स्थापित जो करती है, जो प्रणाली करती है, उसी को हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया कि हमारी जो आर्थिक प्रणाली में शामिल है वो क्या है, उपभोग, उत्पादन,
विनिमय, वितरण, राजस्व, है ना। तो ये क्या है, हमारे अर्थशास्त्र के वैसे तो विभाग हैं, लेकिन ये सारी क्रियाएं जो है एक समाज के अंदर संचालित होती हैं। तो इन क्रियाओं को यानी इनको संचालित करने का जो कार्य है वो जिन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और जिन नियमों और प्रतिमानों के आधार पर किया जाता है उसी को हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। यानी उस देश में किस तरह से कार्य हो रहे हैं, कौन से नियमों के अंतर्गत हो रहे हैं, कौन से प्रतिमानों के अंतर्गत हो रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं आर्थिक प्रणाली। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। आर्थिक प्रणाली के प्रकार। आर्थिक प्रणाली को अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में इसको वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक प्रणाली के प्रकार। आर्थिक प्रणाली को वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अनुसार 3 को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। दूसरी है समाजवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली। और तीसरी है स्टूडेंट मिश्रित प्रणाली, मिश्रित अर्थव्यवस्था या प्रणाली। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3 तरह की वैसे तो बहुत सारी तरह की होती है मैंने बताया, लेकिन हमें जहाँ जो पढ़ना है वो 3 तरह की आर्थिक प्रणाली को पढ़ना है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों क्या हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पूंजीवाद में। पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद सबसे पहले हम जानेंगे पूंजीवाद। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पूंजीवाद क्या है, यानी इस प्रणाली में किस तरह के नियम होते हैं, किस तरह के प्रतिमान होते हैं, किस तरह से संस्थाएं संचालित होती हैं, किस तरह से इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या है पूंजीवाद। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजी यानी कुछ पूंजीपति लोग, है ना, यानी कहें तो उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है, पूंजीपतियों का अधिकार होता है। यानी जो उत्पत्ति के साधन होते हैं, उत्पत्ति के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है, पूंजीपति का। ओके स्टूडेंट्स, यानी उत्पत्ति के साधनों पर पूंजीपति का क्या होता है, स्वामित्व होता है। उत्पत्ति के साधन जो होते हैं उन पर पूंजीपति का अधिकार होता है, यानी इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, है ना। इस
प्रणाली चलती है वो स्वतंत्र कीमत तंत्र से चलती है। स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम तीनों को इस चीज को समझ लें कि जो उत्पत्ति के साधन है, यानी उस देश में जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कायम है, उस देश में जो उत्पत्ति के साधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो कुछ ही वर्ग, वो वर्ग कौन सा कहलाता है? पूंजीपति वर्ग। यानी जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास पूंजी है, उन पर ही उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व होता है ना। दूसरी बात, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो जैसे चाहें नियम क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना उत्पादन कर सकते हैं, जितना चाहे उसकी कीमत रखकर लाभ कमा सकते हैं, है ना। स्वतंत्र कीमत तंत्र, वहां पर कीमतों को नियंत्रित सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले बता रहे हैं हम कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो कीमतों पर नियंत्रण सरकार के द्वारा नहीं हो सकता। सरकार जो है कीमत नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है। अभी स्वतंत्र कीमत तंत्र से तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि कीमतें जो होती हैं वो मांग और पूर्ति द्वारा निश्चित होती हैं, है ना। उनको किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मांग एवं पूर्ति द्वारा ही, बाजार की शक्तियों द्वारा ही। बाजार की शक्तियां कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि बाजार की शक्तियां हैं मांग और पूर्ति। तो जितनी मांग है, अगर वो पूर्ति है, तो क्या रहेगी? कीमतें नॉर्मल रहेंगी। और अगर मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है ना, तो कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है, तो कीमतें कम हो जाएंगी। यानी जो कीमत तंत्र है वह कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। उस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप काम नहीं करता। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक कंसेप्ट। अब हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले है संपत्ति पर निजी स्वामित्व। संपत्ति पर निजी स्वामित्व। ओके स्टूडेंट, यानी जो संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? कुछ व्यक्तियों का अधिकार होता है, निजी स्वामित्व होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ओके स्टूडेंट, आर्थिक स्वतंत्रता। नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब है कि व्यापार करने के लिए या कोई भी व्यवसाय करने के लिए जिसके पास अगर संपत्ति है, तो वो अपनी संपत्ति लगाकर, अपनी पूंजी लगाकर, संयंत्र स्थापित करके क्या कर सकता है? वो स्वतंत्र है अपना व्यवसाय करने के लिए। उस पर सरकार का किसी भी तरह से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, किसी भी तरह की तरीके से कोई हस्तक्षेप सरकार द्वारा नहीं किया जाता। यानी आर्थिक स्वतंत्रता होती है। व्यवसाय करने की भी, व्यापार करने की भी, किसी भी तरह की जो है उन्हें सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो कितना उत्पादन करेंगे, क्या करेंगे, कितनी पूर्ति करेंगे, इसका जो है इसका जो निर्णय लिया जाता है वो खुद पूंजीपति के द्वारा ही लिया जाता है, यानी साहसी के द्वारा लिया जाता है। उसमें सरकार, उसमें आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब उसमें एक तरीके से अगर हम देखें तो उसमें समाज को जरूरत क्या है, इस चीज का निर्णय नहीं लिया जाता। उन्हें सिर्फ ये देखना होता है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि समाज को किस चीज की जरूरत है और किस चीज का उत्पादन करना है और कितना करना है। उन्हें तो सिर्फ क्या करना है? लाभ कमाना है। तो इसका जो तीसरा उद्देश्य है वो है लाभ की प्रवृत्ति। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है लाभ की प्रवृत्ति। यानी जो मोटो होता है
पूंजीपतियों का वो क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि ये जो है मतलब जो वो उत्पादन कर रहे हैं वो समाज की जरूरत के हिसाब से है या नहीं है, वो सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात से उनका कोई उद्देश्य नहीं है। यानी अगर उनकी पूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है, तो उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आम जनता तक वो उपभोग, यानी जो हमारी आम जनता है, जो क्या कहते हैं छोटा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको ये क्या कहते हैं वो उपभोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज़ से उनका कोई भी मतलब नहीं होता। उनका मतलब होता है लाभ, केवल और केवल लाभ कमाना। तो लाभ की प्रवृत्ति इसमें बहुत आकर्षित करती है और इसीलिए पूंजीपति जो है उसी लाभ की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही उत्पादन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर है चौथी जो मेन सबसे बड़ी विशेषता है वो है वर्गभेद। वर्गभेद स्टूडेंट्स देखिए, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग विभेद सबसे बड़ी विशेषता है। वर्गभेद का मतलब इसमें दो वर्ग बन जाते हैं, है ना, एक तो श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का क्या करता है, मतलब वो लाभ कमाने के उद्देश्य से उसका जिस तरह से चाहे उस तरह से शोषण करता है। और जो श्रमिक वर्ग है वो आंदोलन बहुत मतलब विद्रोह ये करता रहता है अपने हितों की संरक्षण के लिए। तो वर्ग भेद इसमें जो है आम मतलब एक बहुत बड़ी विशेषता इसकी मानी गई है वर्ग-भेद। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग भेद सबसे बड़ी विशेषता है। दो वर्ग बन जाते हैं, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग हमेशा अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वो उसकी सीमांत उत्पादकता से भी कम इसका देना चाहता, मजदूरी देना चाहता है, और जो मजदूर वर्ग होता है वो अपने हितों के संरक्षण के लिए विद्रोह करता है। तो इसलिए वर्गभेद जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ओके स्टूडेंट्स, पांचवा है स्वतंत्र कीमत तंत्र। स्वतंत्र कीमत तंत्र। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसमें कीमत तंत्र क्या होता है, स्वतंत्र। देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें कीमतों को ये इतना नहीं बढ़ाया जाता, ये देखा जाता है कि कीमतें ज़्यादा ना बढ़ने पाए, यानी आम जनता तक उनकी पहुंच हो, हर व्यक्ति उसका उपभोग कर पाए, इस तरह से नॉर्मल कीमतें रखने का प्रयास किया था सरकारी नियंत्रण द्वारा। लेकिन इसमें कीमतें जो है वो कैसी होती है, कीमत तंत्र बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, स्वतंत्र होता है, उसमें सरकार की नीतियों का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता। कीमत तंत्र जो है मांग और पूर्ति से ही निश्चित होता है, तो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। सरकार का या किसी भी सरकारी नीतियों का उस पर कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी दबाव नहीं होता है, तो स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ लिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था।